भी शिक्षक हैं। तो यहाँ मैं कुछ नया बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग हो सकते हैं मुझसे भी बहुत अनुभवी हैं, बहुत सालों का आपका अनुभव है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप वहाँ पे बैठे हैं, फर्क बस इतना ही है। वरना आपसे मुझे सीखना है और मुझसे आपको सीखना है। तो मैं कोशिश करूँगी बस कि जो कॉन्सेप्ट है उसे मैं क्लियर करूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वर्कशॉप हो रहा है, जो कार्यशाला हो रही है, बस एक रिफ्रेशमेंट है। क्योंकि हमने जो भी कुछ पढ़ा है, इतने सालों से हम उसको कार्य में जो ला रहे हैं उसे एक बार रिकॉल करना, और एक बार जब हम स्टूडेंट बनते हैं तो स्टूडेंट्स की जो मानसिकता है वो हमारे अंदर सारे क्वालिटीज़ आ जाते हैं। तो आप अभी जैसे परसों आप लोग पिकनिक गए थे तो आपने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि हम लोग जब रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स में जाते हैं तो हम भी स्टूडेंट्स बन जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप और हम में, मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। आप भी टीचर हैं और मैं भी शिक्षक हूँ। आप जो कुछ जानते हैं बस उसी को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, वरना मैं कुछ नई बात आपको सिखाने की जरूरत भी नहीं करती। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी इससे पहले वाले कक्षा में भी सर आपको भाषा और बोली के बारे में बता रहे थे, है ना। हम प्रयोजनमूलक हिंदी में जो हिंदी है वहाँ से हम चलेंगे, वहाँ से हम प्रयोजन मूलकता की ओर हम चलेंगे। तो हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? भाषा है ना। और भाषा क्या है? विचारों का आदान, मनुष्य के द्वारा, है ना। प्राणियां भी अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, लेकिन हम भाषा उसी को कहते हैं जो मनुष्य के द्वारा अपने भावों को और विचारों को बोल या लिखकर व्यक्त करते हैं, एक दूसरे से हम अभिव्यक्त करते हैं, और उसी को भाषा कहा जाता है जिसमें एक अर्थ निहित हो। बिना अर्थ का भाषा का कोई वैल्यू नहीं है ना। जैसे हम घर लिखते हैं, घर को यदि अक्षरों को हमने उल्टा कर दिया, हमने रग लिख दिया जिसका कोई अर्थ संप्रेषित नहीं होता है, तो उसे हम भाषा की कैटेगरी में नहीं रखते। इसीलिए भाषा विज्ञान में आपने पढ़ा, संसावती मैडम आई थी आपको पढ़ाने के लिए भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान में यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों को भाषा की संज्ञा दी गई। तो यहाँ पे जो यादृच्छिक शब्द है उसका मतलब ही अर्थ है, यानी वही ध्वनि समूह भाषा है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। इसीलिए मैंने कहा धा एक अक्षर है, उसके साथ रा एक अक्षर जुड़ा, एक ध्वनि, रा एक ध्वनि, और दोनों मिलकर बन गया घर। घर एक शब्द कहलाता है। उस शब्द का एक निश्चित अर्थ हमारे दिमाग में आ जाता है। घर किसी का भी हो सकता है, तो हम दिमाग में कल्पना कर लेते हैं कि घर मतलब इसी तरह का एक रूप इसका होगा। यही रा को पहले डाल दिया है और धा को बाद में डाल दिया है, इसका बन गया है रग। जब हम कोई अर्थ की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, जब कोई अर्थ दिमाग में नहीं आ रहा है, उसका कोई रूप नक्शा कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर ये शब्द होने के बावजूद, वर्ण होने के बावजूद, ध्वनि होने के बावजूद वो भाषा नहीं है। इसीलिए भाषा विज्ञान में यादृच्छिक ध्वनि समूह को ही भाषा कहा गया है। अब देखिए, भाषा को आए दिन हम भाषा का प्रयोग करते हैं, सब अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। कोई हिंदी, कोई तमिल, कोई बांग्ला, तेलुगु, कितनी ही भाषाएं हमारे देश में हैं, और संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है। तो जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं, कभी आपने सोच के देखा है कि भाषा का प्रयोग हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, और हर व्यक्ति के लिए जो भाषा का प्रयोग होता है उसमें भी भिन्नताएं, भेद होता है।
जैसे आप एक परिवार को लीजिए, हम अपनी पत्नी के लिए अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, जब माँ बाप से बात करते हैं तो अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने संतान से बात करते हैं तो अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, जब हम अपने भाई बहनों से बात करते हैं तो अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। वहीं जब हम ऑफिस आते हैं, कार्यालय आते हैं, तो वहाँ पर हम अपने उच्च अधिकारी से जो बात करते हैं वहाँ वही भाषा, वही हिंदी, लेकिन उसका रूप अलग है। हमें जो निम्न स्तर के जो अटेंडर है या ग्रुप डी जो भी कहा जाता है, वो जब हमें संबोधित करते हैं तो उसमें भी बदलाव हो जाता है एक भाषा, लेकिन उसका प्रयोग भिन्न भिन्न रूपों में, परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार उसका रूप जो है वो बदलते रहता है। यही कारण है कि भाषा को इतना महत्व इसीलिए है। हालांकि हम थोड़ा बहुत आजकल की स्थिति ये हो गई है कि भाषा को महत्व देना कम हो गया है, लेकिन मेरा मानना है मैथमेटिक्स भी भाषा के बिना नहीं है, विज्ञान भी भाषा के बिना नहीं है, साहित्य भी भाषा के बिना नहीं है, साइंस या सोशल स्टडीज कुछ भी आप लीजिए, बिना भाषा का हम कैसे हम मतलब अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। साइंस भी लिखा है तो कुछ लैंग्वेज में लिखा है, विज्ञान की अभिव्यक्ति भी भाषा के माध्यम से हुआ है। मैंने पंखा बना लिया है, पंखा बना के मैंने दिखा दिया है, लेकिन उसके लिए मुझे थियरी चाहिए कि उसके लिए मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया है, तो थियरी मैं लैंग्वेज में लिख रही हूँ। तो हम सभी जितने भी भाषा के शिक्षक यहाँ बैठे हैं, हमें एक गर्व होना चाहिए कि बिना भाषा का कुछ भी नहीं है। मानव का अस्तित्व भाषा के बिना नहीं है। और भाषा एक मैथमेटिक्स के समान है। जिस प्रकार मैथ्स को हम करते रहते हैं तभी वो प्रैक्टिस रहता है। कुछ साल बाद मैथ्स को हम करना छोड़ देते हैं तो फिर मैथ्स हमें भूलने लगता है, हम भूल जाते हैं। इसी तरह भाषा भी, कोई भी भाषा जब तक उसको हम प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग में करते हैं, तब तक वो भाषा हमारे दिमाग में रहता है और उसका प्रायोगिक क्षेत्र बढ़ते रहता है। लेकिन एक बार जब हम भाषा का प्रयोग छोड़ देते हैं तो भाषा लुप्त होने लगती है। तो जैसे कितनी ही भाषाएं अभी लुप्त हो गई हैं। संस्कृत इतना श्रेष्ठ भाषा, देव भाषा, वैज्ञानिक भाषा, लेकिन वो लुप्त होने की स्थिति में है। आज कुछ ही चंद लोग उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि भाषा का प्रयोग जो है सीमित हो गया। जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, भाषा का जो प्रयोगात्मक स्तर है, वहां से प्रयोजन मूलक हिंदी की शुरुआत है। तो भाषा प्रयोग में लाना, कैसे प्रयोग में लाना? आम बोलचाल में बोलकर, उसको लिखकर, उसमें साहित्य लेखन करते हुए, कार्यालयों में उसका प्रयोग करते हुए, तो जितने भी तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्र हैं उन सब में उस भाषा का प्रयोग जब तक हम नहीं करते हैं तब तक भाषा का विकास असंभव है। तो यहाँ पर अंडमान में भी कितनी ही भाषाएं हैं जो कि लुप्त हो गई हैं। तो अभी एक किताब आने वाली है, पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उनका एक बुक इंग्लिश में पब्लिश हुआ था 20 में, उसका हिंदी अनुवाद मैंने किया है। उसमें भी मेरा एक आर्टिकल है, यहाँ का जो कन्नड़ा पॉपुलेशन है उसके बारे में मैंने आर्टिकल लिखा था और उसका पूरा हिंदी अनुवाद करने का काम मुझे दिया गया था। तो पब्लिकेशन लास्ट स्टेज में है, हो सकता है अभी जनवरी फर्स्ट वीक में किताब आ जाएगी। पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें जो लुप्त काय भाषाएं, यहाँ पे जो लुप्त भाषाएं हैं उनका जो स्टेटस है और यहाँ पे जितनी भी भाषाएं बोली जा रही हैं उन पर वो किताब है अंडमान निकोबार के विशेष संदर्भ में, प्रकाशित है बॉम्बे से। तो प्रयोजन मूलक हिंदी में जाने से पहले हिंदी का प्रचार प्रसार क्यों जरूरी है और क्यों प्रयोजन मूलक हिंदी जरूरी है? देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी शुरू होती है आधुनिक काल से, ठीक है। हिंदी भी शुरू होती है, जिस हिंदी की हम बात कर रहे हैं
उसे कहा जाता है खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली यानी हिंदी भी कई प्रकार की, जैसे सुबह अभी थोड़ी देर पहले सर ने कहा था, कई सारी बोलियां होती हैं। बोलियों का जो दायरा है वो सीमित दायरा होता है, और जब वो विस्तृत दायरे में पहुंचता है तो वो बोली से भाषा बन जाती है। बोली का दायरा सीमित है, कुछ ही लोग उस बोली को बोल पाते हैं, लेकिन वो जब भाषा बनती है तो भाषा विस्तृत पैमाने पर भाषा का प्रयोग होता है। भाषा निरंतर परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए कहा जाता है कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बदले वाणी, पानी चार कोस में बानी। कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बानी, बानी यानी वाणी। तो पानी जैसे बदलती रहती है वैसे भाषा भी निरंतर बदलती रहती है। तो हिंदी क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है? हिंदी में हमें प्रयोजन मूलक को स्थापित करने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा फिर से हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जैसे आज़ादी का संघर्ष चल रहा था 19th सेंचुरी में, जिस हिंदी की हम बात करते हैं वो लेटेस्ट है। 19th सेंचुरी में जितने भी साहित्यकार थे, जितने भी नेतागण थे, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, राजनीति के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, साहित्य के क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त हो, तो सबका एक ही विचार था कि यदि आज़ादी के संघर्ष में पूरे भारतवर्ष को जोड़कर रखना है तो एक भाषा की ज़रूरत है, क्योंकि हम भाषाओं के बीच बटे हुए थे, एक दूसरे की भाषा को समझने में असमर्थ थे। तो भाषा का समझना और एक दूसरे के विचारों को समझना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने भी सोचा कि पूरे भारतवर्ष को यदि एक साथ जोड़कर रखना है तो पहले हमें भाषा की दृष्टि से एक होना पड़ेगा। तो उन्होंने राष्ट्रभाषा की संकल्पना पहली बार महात्मा गांधी ने दिया, और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर विशेष बल दिया। क्यों हिंदी को बल दिया? क्योंकि उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र जो है वो हिंदी से प्रभावित, या तो बोलियों के रूप में या तो भाषा के रूप में उत्तर भारत के अधिकांश प्रांत जो है वो हिंदी से प्रभावित थे। और यहाँ पर उत्तर भारत के इस गुजरात, पंजाब, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो हिंदी की बोलियों से संबद्ध थे, और कैसे भी थोड़ा बहुत प्रयास करने पर वहाँ पे भी हिंदी सिखाई जा सकती थी। और यदि दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भी जब मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था, अकबर ने जब अपना राज्य को विस्तार किया था, विस्तृत किया था, तो वो दक्षिण तक वो आ गए थे, अपनी राजधानी उन्होंने बनाई थी। जब मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था तो वो दक्षिण भारत में भी पहुंच चुके थे। तो जब वो आए थे और उसके बाद यहाँ पे चाहे हैदराबाद के निज़ाम हो या फिर कर्नाटक के निज़ाम हो, तो ये हिंदी मिश्रित उर्दू का प्रयोग करते थे। वो जो उर्दू था वो भी शुद्ध उर्दू नहीं था, वो था लोकल लैंग्वेज। जैसे अभी हम यहाँ पे अंडमानी हिंदी कहते हैं, अंडमान में जो हिंदी प्रयोग किया जाता है हम आता रे रूप बोलते हैं, है कि नहीं? हम आता रे रूप, जिसमें कोई लिंग नहीं है, कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है, लेकिन सामने वाला समझ रहा है। तो ये हमारी सामान्य हिंदी है जो आए दिन हम बातचीत में उसका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो क्या हम आता रे रूप करके लिखते हैं? नहीं। तो लिखावट में वो भेद फिर देखने को मिलता है ना। तो उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन शुद्ध रूप में नहीं, लेकिन उसके मिले जुले रूप में हिंदी का प्रचार हो रहा था। तो महात्मा गांधी ने देखा कि यदि पूरे भारतवर्ष को हमें एक साथ
जोड़कर रखना है, बांध कर रखना है, तो फिर हमें एक भाषा की ज़रूरत है। और वो भाषा कौन सी भाषा हो सकती है? हिंदी। हिंदी में ही वो ताकत है जो पूरे देश को एक साथ वो जोड़कर रख सकती है। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रभाषा की संकल्पना दी थी। आज 75 साल की आज़ादी हमने मना लिया है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमने आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। कारण चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे दक्षिण में विरोध है, लेकिन गांधी जी की दूरदृष्टिता इसको कहा जा सकता है। गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा नामक संस्था की स्थापना 1918 में मद्रास में किया। स्वयं गांधी जी आए थे, चेन्नई आए थे, मद्रास आए थे। जिस सभा की मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, वहां पे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ये है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। अभी बहुत सुंदर इसको बना दिया गया है। पूरे 100 साल अभी पूरे हो चुके हैं, सेंटिनरी सेलिब्रेशन हो चुका है, 100 साल इस संस्था ने पूरा कर लिया है। तो एक तरफ हिंदी का विरोध है और दूसरी तरफ वहीं पर हिंदी की बड़ी संस्था जो कि छोटे से लेकर पीएचडी तक की और डीलिट तक की वहाँ पे पढ़ाई होती है। बीएड कॉलेज भी है, बीएड की पढ़ाई होती है, जेबीटी भी है, टीचर ट्रेनिंग की पढ़ाई होती है। तो सभी प्रकार की पढ़ाई शुद्धतः हिंदी में होती है। तो जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, तो विरोध है और विरोध में हिंदी खिला है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि कितने ही संगोष्ठियां होती रहती हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं। विरोध है। विरोध किसकी तरफ से है? सरकार की तरफ से विरोध है, लेकिन माँ बाप की तरफ से नहीं है। माँ बाप सब जानते हैं, सब चाहते हैं कि उनका बच्चा हिंदी सीख ले, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बच्चा सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, उसको आगे जाना है। आगे जाना है तो उसको हिंदी की जरूरत है। तो ये जो संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने 1918 में किया था, और वो स्वयं दक्षिण भारत आए थे, मद्रास आए थे। उन्होंने यहाँ से कुछ लोगों को उत्तर भारत भेजा, वाराणसी में रहकर उन्होंने हिंदी सीखा और फिर वो दक्षिण में आकर यहाँ के लोगों को हिंदी सिखाने लगे। तो आज हिंदी का प्रचार प्रसार करने में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का विशेष योगदान है। इसकी 4 संस्थाएं हैं, 4 राज्य में है, कर्नाटक में धारवाड़, हैदराबाद, केरल, चारों प्रांतों में तमिलनाडु, चारों जगहों में, चारों राज्यों में हिंदी प्रचार सभा की शाखाएं हैं। उसके अलावा कई उप शाखाएं हैं और कितने ही लाखों बच्चे वहाँ पे प्रथमा मध्यमा जो भी परीक्षाएं हैं वहाँ पे लाखों बच्चे हिंदी की परीक्षा देते हैं। तो एक तरफ हिंदी का विरोध है तो दूसरी तरफ हिंदी का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। तो महात्मा गांधी जी की जो दूरदर्शिता है उसके कारण उन्होंने इस सभा की स्थापना की थी 1918 में। और जैसे जैसे हमारा देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद राजभाषा की संकल्पना सामने आई। तब तक हमारे देश की जो राजकाज की भाषा है वो अंग्रेजी थी, न्याय की जो भाषा है वो अंग्रेजी थी। कहीं पे भी कार्यालय में हो, राजकाज में हो, प्रशासन में हो, कहीं पे भी हिंदी का प्रयोग नहीं था। फिर भारत सरकार ने इमीडिएटली क्या किया, अभी एक भाषा की हमें ज़रूरत है, वो महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित किया है और हिंदी ही वह भाषा बन सकती है, राजभाषा। तो उन्होंने सारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी दस्तावेज थे, उन्हें हिंदी में करने के लिए 15 साल की अवधि निर्धारित की। 1950 से 1965 तक पूरे 15 साल में जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी न्यायिक पत्राचार थे, सबको हिंदी में करने के लिए 15 साल की अवधि दी गई। आप राजभाषा में जाके देखेंगे तो बराबर कमेटी बनी, उसके बाद कमेटी का रिव्यू हुआ, 1963 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, 1975 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया,
लेकिन जो 15 साल की अवधि निश्चित की गई थी वो हमारे लिए कम पड़ गई। क्यों कम पड़ गई? क्योंकि हमारे रग रग में अंग्रेजी बस गया था। हम काम करना नहीं चाहते थे, हम यानी जो भी उसमें जुड़े हुए थे। तो ये कारण था कि 15 साल की अवधि कम पड़ गई। फिर सरकार को अब फिर दक्षिण से पूरा विरोध होने लगा था। तमिलनाडु उसका लीडर था, तो पूरी तरह से हिंदी भाषा का विरोध, यहाँ तक कि आज भी उसका विरोध जारी है। तो आज बल्कि ये भी कहा जा रहा है, ये भी देखने को मिलता है कि जो कर्नाटक में 6ठी कक्षा से हिंदी को लागू किया गया था, आज वहां पर भी हिंदी का विरोध है। तो मुझे दुख इस बात का होता है कि कोई भी रेलवे बोर्ड या कुछ भी आप देखिए, जो आंदोलन करता है वो क्या करते हैं, ऊपर कन्नड़ा में लिखा है, उसके बाद हिंदी में लिखा है, उसके बाद इंग्लिश में लिखा है, बीच वाले हिंदी को बस वो पेंट लगा रहे हैं, इंग्लिश से उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो सोचने वाली बात है, तो गलत है। हम लोग जब विदेशी भाषा को अपना सकते हैं तो हम अपने देश की भाषा को क्यों नहीं अपना सकते? तो जब 15 साल की अवधि में ये काम पूरा नहीं हो पाया, फिर भारत सरकार ने ये किया। उसी दौरान केंद्रीय हिंदी संस्थान, क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाना था, 15 साल की अवधि में पूरी तरह से हिंदी को लागू करना था, कार्यालयों में, प्रशासन में, बातचीत में, राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में लागू करना था। इसीलिए सरकार ने केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की। तो इनका मुख्य काम है हिंदी का प्रचार प्रसार करना पूरे भारतवर्ष में। जहाँ जहाँ पे कार्यशालाएं करते हैं, हिंदी का प्रचार मतलब पत्रिकाएं निकालते हैं, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ इनका होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने फिर ये किया कि ठीक है, अभी का खा गा क्षेत्र में हम हिंदी को बांट देंगे। वो क्षेत्र जहाँ पे पूरी तरह से हिंदी को बोला जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, लिखा जाता है, वो सारे क्षेत्र का में आते हैं। और वहाँ पर जहाँ हिंदी का काम किया जा सकता है, जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पे हिंदी में काम किया जा सकता है, उन्हें रखा गया ख में। तीसरा, जो पूरी तरह से जहाँ हिंदी की संभावना नहीं है, जैसे दक्षिण के जो प्रांत हो गए, राज्य हो गए, तो उनको गांव क्षेत्र में रखा गया। तो अब सरकार ने ये कहा कि जो गांव क्षेत्र के लोग हैं, भाई आप पूरी तरह से काम अपना हिंदी में करिए, करने की कोशिश कीजिए, और जब तक आप हिंदी में नहीं कर सकते हैं, आप अंग्रेजी का भी सहारा ले सकते हैं। यही है राजभाषा का नियम। तो ये अंडमान निकोबार का क्षेत्र में आता है, यानी कि हमें कार्यालय का जितना भी काम है, सरकार का जितना भी काम है, पूर्णतः हमें हिंदी में ही करना है। लेकिन आज भी हम अंग्रेजी का सहारा लेकर लपटिया टेकते हुए हम धीरे 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 हम आगे बढ़े। तो यहाँ जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, मैं 3 महीने में एक बार बैठक करना होता है, वो एक कार्यशाला होती है, मीटिंग करना होता है, क्योंकि राजभाषा संसद के सदस्य आकर देखते हैं, इंस्पेक्शन होता है, तो इनको 3 महीने में एक बार रिपोर्ट भेजना रहता है। तो जो भी काम होता है एक नाम के वास्ते होता है, लेकिन मैं जब जाती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे नाम के वास्ते नहीं चाहिए, कम से कम काम के वास्ते आप काम करिए। तो मैं 2 लाइन कम से कम उनसे लिखवाए बगैर मैं वहाँ से नहीं हटती। तो जितने भी यहाँ ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इवन कैरी, जितने भी यहाँ पे सरकारी दफ्तर हैं, सब जगह पे, जब तक मैं पोर्ट ब्लेयर में थी, सब जगह पे 3 महीने की बैठक होती है। मैं जाती हूँ, उनको आ आ ई में सिखाती हूँ, वर्णमाला सिखाती हूँ, उनका नाम लिखना मैं सिखाती हूँ। तो कम से कम मैं ये उनसे आग्रह करती हूँ कि जब हम शतमानोत्सव मनाएंगे, आज़ादी का हम 100 साल मनाएंगे, कम से कम हम उस समय तक तो हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा, राष्ट्रभाषा तो दूर है, छोड़ दीजिए, कम से कम हम उसको एक राजभाषा का दर्जा कम से कम दिला दें। ये तभी संभव है जब हम एकजुट होकर इसके लिए काम करेंगे।
भारतेंदु ने कहा था निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। निज भाषा ज्ञान के बिना कुछ भी करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर जब भारतेंदु की स्थिति थी 19वीं शताब्दी में, उनके सामने दो भाषाएं थी, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। तो उन्होंने मातृभाषा को महत्व देते हुए उन्होंने कहा था कि निज भाषा उन्नति है। जो भाषा, निज भाषा, मेरी मातृभाषा को यदि मैं जब तक नहीं जानूंगा, जब तक मैं नहीं सीखूंगा, किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं है। तो उनके सामने वो दो भाषाएं थी। लेकिन उसी बात को आज मैं एक अलग अंदाज में कहना चाहूँगी कि हमारे पास तीन भाषाएं हैं। एक मेरी मातृभाषा है, एक मेरी हिंदी है और तीसरा मेरा विदेशी भाषा है। हमें किसी भी भाषा को नहीं छोड़ना है, सबको साथ लेकर चलना है।